वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इंडियन मोरल थिंकर्स इस टॉपिक में हम कंटिन्यू हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जैनिज्म को देखा था, उसके पहले बुद्धिज्म को देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ डिस्कस करते हैं। आचार्य चाणक्य ही वॉज अ प्रोफेसर और टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ओके, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्ता। ये 4th सेंचुरी BCE में इनका टाइम फ्रेम रहा है, जबकि मौर्यन एम्पायर इवॉल्व हो रहा है, शुरू हो रहा है, उस टाइम पे इनका टाइम है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनके बारे में हम सभी जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी एंड इट वॉज द फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट में पहली बुक थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। कैसी होनी चाहिए इस पर इन्होंने बात करी है। इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज नॉट एन आइडियोलॉजिकल थिंकर, ही वॉज अ प्रैक्टिकल थिंकर। ये प्रैक्टिकल थिंकर थे। क्या होना चाहिए प्रैक्टिकलिटी में, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके थिंकिंग पे आगे बढ़ते हैं। इनके थिंकिंग को, इथिकल प्रिंसिपल्स को हम लोग 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला इन्होंने कहा है राजधर्मा। क्या है, आएंगे। राजधर्मा इज ड्यूटी ऑफ अ किंग। इनकी मोरल थिंकिंग का सबसे पहला कंसेप्ट आता है राजधर्मा, कि एक किंग के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या ड्यूटी होनी चाहिए, किस लिए, टू इंश्योर जस्टिस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन। एक किंग का काम है कि वह अपने नागरिकों को, अपने लोगों को क्या दे, जस्टिस दे, प्रोस्पेरिटी दे, समृद्धि दे, एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा दे। और इसीलिए किंग को राजधर्म का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट इज नीति। इनके एथिकल प्रिंसिपल का नेक्स्ट पार्ट है नीति। नीति का मतलब है प्रैक्टिकल मोरालिटी। एक इंडिविजुअल को कैसे अपने जीवन में मोरल होना चाहिए, इस पर भी इन्होंने बात करी है। आप लोगों ने अक्सर चाणक्य नीति करके सुना होगा। एंड ये कहते हैं कि एथिक्स रूटेड इन रिजल्ट्स नॉट आइडियलिज्म। ये कहते हैं कि एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज एंड्स। अगर आपका रिजल्ट, आपका जो लक्ष्य है वह सही है तो वही इथिकल है, ठीक है। यह चाणक्य नीति है। मतलब ये कहते हैं कि अगर इंड्स प्योर हैं तो मीन्स को हार्श भी अगर हो जाता है मीन्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर आपका लक्ष्य सही है, लक्ष्य उत्तम है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन अगर कठोर है तब भी वह साधन सही माना जाएगा और वह कार्य आपका इथिकल माना जाएगा, नैतिक माना जाएगा। यही चाणक्य नीति है, ठीक है। फिर धर्मा की बात करते हैं। चाणक्य नीति, एथिक्स, धर्मा इंडिविजुअल के लिए, कि धर्मा क्या है, तो राइटियसनेस है, सच्चाई है, सत्यता है। सत्यता क्या है, धर्म है। धर्म क्यों? अपहोल्डिंग क्या, सोसाइटल एंड इंडिविजुअल ड्यूटीज इन हार्मोनी विथ स्टेट गोल्स। कहते हैं कि धर्म क्या है, तो कौटिल्य कहते हैं कि धर्म है कि एक इंडिविजुअल की ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी सोसाइटी के लिए है और स्टेट के लिए है, वही उसका धर्म है। मतलब आप जो समाज के प्रति आपका जो दायित्व है, उस दायित्व का अनुसरण करना आपका धर्म है। उसी तरीके से राज्य के प्रति भी आपका दायित्व है। मतलब कि स्टेट ने कोई रूल बनाया है, नियम बनाया है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स, इट इज योर ड्यूटी। और यही ड्यूटी क्या है, धर्म है, ठीक है। तो सोसाइटी के नियमों का पालन करना और स्टेट के नियमों का पालन करना क्या है, धर्म है। फिर चौथा कहते हैं योगक्षेमा। कौटिल्य के प्रिंसिपल का, एथिकल प्रिंसिपल का चौथा पार्ट है योगक्षेमा। कहते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ द रूलर। योगक्षेमा का मतलब क्या है? अभी तक बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। धर्म क्या है? धर्म है इंडिविजुअल की ड्यूटी टुवार्ड्स सोसाइटी एंड स्टेट। बट नाउ हियर ही कम्स एंड कहते हैं कि एक किंग की भी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है?
कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, और यही आपका हाईएस्ट ड्यूटी है एक किंग की। तो इस तरीके से जो कौटिल्य के इथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो 5 भाग में डिवाइडेड हैं: राजधर्मा, नीति, धर्मा, योगक्षेमा एंड मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, अब आते हैं इसको सेपरेट अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला है राजधर्मा। राजधर्मा में ये स्टेट के लिए इन्होंने राजधर्म का सिद्धांत दिया है और कहते हैं कि स्टेट कैसा होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट विथ ऑटोक्रेटिक किंग। किंग के पास ही सारी पावर होनी चाहिए, लेकिन स्टेट कैसा होना चाहिए? स्टेट वेलफेयरिक होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र के साथ कल्याणकारी राज्य। राजा कैसा होना चाहिए? निरंकुश, राजा पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य कैसा हो? कल्याणकारी राज्य हो। और इसी के लिए यह कहते हैं प्रजा सुखे सुखे राज्ञः। एक श्लोक आया है अर्थशास्त्र में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, कि प्रजा सुखे सुखे राज्ञः प्रजा नाम च हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। फिर आगे कहते हैं कि नात्मा प्रियम हितम राज्ञः प्रजा नाम तु प्रिय हितम, अर्थात राजा को वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा को प्रिय हो, न कि अपने प्रिय हो। तो राज्य को वो कह रहे हैं कि प्रजा सुखे सुखे राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यही बात कह रहे हैं। तो प्रजा के सुख में राजा का सुख, मतलब राजा को वह कार्य करना चाहिए जो प्रजा के हित में हो। तो ये क्या हो गया? वेलफेयर स्टेट की बात हो गई। ठीक है, तो स्टेट के लिए भी बात करते हैं। फिर कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। मतलब राजा अगर नैतिक है, उदार है, तो प्रजा भी नैतिक होगी, उदार होगी। राजा अगर कनिंग है, धूर्त है, तो प्रजा भी धूर्त होगी। राजा अगर धूर्त है तो प्रजा भी क्या करेगी? टैक्स की चोरी करेगी। अब इसको यथा राजा तथा प्रजा, इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि किसका? कि ऑनेस्टी, इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द किंग। कि अगर एक किंग में, एक राजा में ऑनेस्टी है, इफिशियंसी है एंड अकाउंटेबिलिटी है, तो उसके जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनमें भी क्या होगी? उनमें भी ऑनेस्टी होगी, इफिशियंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि यह राजा की जिम्मेदारी है, इट इज ड्यूटी ऑफ द किंग, कि आप क्या हो? अपने आप में, अपने अंदर ऑनेस्टी, इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेकर के आओ, तब लोगों से उसकी उम्मीद करो। ओके, फिर ये राज ऋषि का कंसेप्ट लेकर के आते हैं। पहली बार राज ऋषि का कंसेप्ट चाणक्य के अर्थशास्त्र में आया था और बाद में 1st सेंचुरी BCE का एक इंस्क्रिप्शन है, उड़ीसा से मिला है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। उसमें भी खारवेल नाम के एक किंग के बारे में चर्चा की गई है और उसे राज ऋषि कहा गया है। तो राज ऋषि का पहला कंसेप्ट चाणक्य देते हैं, मतलब कि आइडियल लीडर और आइडियल किंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ राजा एंड ऋषि। एक आदर्श राजा वह है जिसमें राजा और ऋषि दोनों का गुण हो। जैसे राजा का मतलब कि वह डायनेमिक हो, एक्टिव हो, उसमें लीडरशिप हो और डिसीजन मेकिंग हो, यह राजा का गुण है। और ऋषि का क्या गुण है? कि उसमें स्पिरिचुअलिटी हो, वाइज हो, वेलफेयरिक हो, मतलब कल्याणकारी भावना रखता हो, दया, प्रेम, त्याग, करुणा, ममता रखता हो। ठीक है, और बुद्धिमान भी हो। तो अगर कोई राजा है जिसमें कि राज ऋषि का गुण होना चाहिए, तो वह राजा क्या होगा? उसमें लीडरशिप भी होगी और उसमें धर्म के प्रति आदर भी होगा, उसमें डिसीजन मेकिंग भी होगा और उसमें दया, प्रेम, त्याग, करुणा भी होगा। तो ये कहते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए? राज ऋषि का गुण उसमें होना चाहिए, मतलब वह राजा और ऋषि दोनों का गुण होना चाहिए। तो जब राजा और ऋषि दोनों का गुण होगा तो उसके पास क्या है? ऑटोक्रेटिक पावर है, मतलब उसके पास सारी पावर है। तो जब सारी पावर उसके पास है तो उसमें सिर्फ राजा का गुण हो जाएगा तो वह अन्याय करने लगेगा। इसीलिए उसमें राजा के साथ साथ ऋषि का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं कि राजा के गुण को तो हमने डिस्कस कर लिया कि राजा को प्रजा के सुख में अपना सुख ढूंढना चाहिए,
अपने गुणों का विस्तार करना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा, और राजऋषि के जैसा उसके अंदर गुण होना चाहिए। अब एक स्टेट के लिए अनिवार्य क्या क्या है, इस पर भी वो बात करते हैं। कहते हैं कि देयर इज सप्तांगास ऑफ स्टेट, राज्य के 7 अंग होते हैं, 7 अंगों को मिला करके एक राज्य बनता है। जैसे हम लोग आज पढ़ते हैं ना नेशन का कंसेप्ट, तो नेशन के कंसेप्ट में 4 चीजें पढ़ते हैं कि देयर शुड बी अ पॉपुलेशन, देयर शुड बी अ टेरिटरी, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, अपनी संप्रभुता, और सरकार होनी चाहिए। तो इससे एक राज्य बनता है। उस तरीके से कौटिल्य करते हैं, कहते हैं कि 7 चीजों से मिलकर के एक राज्य बनता है। जैसे पहला स्वामीन, स्वामी मीन्स रूलर, एक राज्य तभी होगा जब उसमें एक राजा होगा। नेक्स्ट अमात्या, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होने चाहिए, मंत्रिमंडल होना चाहिए। हमारे यहां भी सप्तांग सिद्धांत में स्वामीन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद अमात्या में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर कह रहे हैं कि जनपदा होना चाहिए, मतलब टेरिटरी होना चाहिए, आपका अपना भूभाग होना चाहिए। तो भूभाग भी निश्चित है भारत का। उस तरीके से कहते हैं कि दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग मीन्स कैपिटल सिटी, हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली है, तो कैपिटल सिटी होनी चाहिए सो दैट सबको पता हो कि आदेश कहां से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। राजा से मिलना है तो कहां डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं उनसे मिलना है तो कहां जाना है, तो कैपिटल में जाना है। उसी तरीके से कहते हैं कि दुर्ग होना चाहिए। फिर कहते हैं कोष होना चाहिए, मीन्स ट्रेजरी, पैसा, बिना पैसा का राज्य नहीं चलता है, तो पैसा भी होना चाहिए। फिर कहते हैं दंड, दंड मीन्स प्यूनिटिव जस्टिस, मतलब स्टेट के पास मिलिट्री पावर होनी चाहिए, ठीक है, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए जिसके माध्यम से वह दंड देने की क्षमता रखता हो, तो सेना भी जरूरी है। फिर कहते हैं मित्र होने चाहिए, अलाय, मतलब कि आपके पड़ोसी में जो राज्य हैं उनसे आपके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। एंड इन्हीं के कंसेप्ट पर जब मौर्यन इंपायर बना तो मौर्यन इंपायर के आसपास के जो राजा थे वो मौर्यंस के फ्रेंड थे। चोला, चेरा एंड पांड्यास वर वेरी साउदर्न रूलर्स ऑफ इंडिया दैट टाइम एंड दे वर वेरी फ्रेंड टू द मौर्यन इंपायर। तो मौर्य इंपायर के क्या थे, मित्र थे। तो इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि अगर आपके आसपास के जो राज्य हैं वो आपके दुश्मन हैं तो फिर आपका राज्य सर्वाइव नहीं करेगा। तो आपके राज्य को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए कि आपके पड़ोसी जो हो वो आपके मित्र होने चाहिए। तो एक राज्य के ये 7 गुण हैं अर्थशास्त्र के चाणक्य के अनुसार। तो कहते हैं कि राजा को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए अभी बताया, फिर राज्य में क्या क्या होना चाहिए अभी बताया, तभी राजा अच्छा होगा और तभी राज्य सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि अच्छा पूरा हमने डिस्कस किया क्या यहाँ पे, हाँ इसके सारे बिल्कुल। अब आते हैं कि ठीक है इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। एक्चुअली चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी आइडियल फिलोसफर थे। इन्होंने आइडियोलॉजी को साइड में रखा और प्रैक्टिकल बातें करी कि क्या होना चाहिए और क्या रियलिटी में संभव है। ये रियलिटी में जो संभव है उसकी बात करते थे। क्या होना चाहिए आदर्श में, हम लोग कहते हैं ना कि राम राज्य एक आदर्श है, तो ये कहते हैं कि राम राज्य आदर्श है लेकिन राम राज्य पॉसिबल है क्या, तो राम राज्य का जो कंसेप्ट है वो इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जब रियलिटी में पॉसिबल नहीं है तो हमारे लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, इन्होंने राज्य के सारे कंसेप्ट डिफाइन कर दिए, बता दिए, और बताते समय यह भी ध्यान रखा कि वो सभी चीजें प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, तो वही सारी बातें उन्होंने कही। अब इंडिविजुअल के लिए भी ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल के लिए उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाणक्य की जो फिलॉसफी रही है वह बेसिकली एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे जो पॉलिटिक्स पर बातें करते थे। ये मोरल फिलोसफर नहीं थे कि एक व्यक्ति में क्या क्या आदर्श गुण होने चाहिए, उस पर इन्होंने बहुत सारी बातें नहीं करी। लेकिन ऐसा नहीं कि बातें नहीं करी, जैसे इन्होंने एक बार कहा है, अर्थशास्त्र में लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का आधार धर्म है। धर्म, और धर्म शब्द को इंडियन फिलोसफी में कहीं भी अगर आप धर्म शब्द पढ़िएगा तो वो रिलीजन नहीं है,
धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। तो कहते हैं कि सुख का मूल क्या है? धर्म, मतलब कर्तव्य है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आप सुखी होंगे। एंड धर्मस्य मूलम अर्थः, और धर्म का आधार क्या है? अर्थ। मतलब अपने कर्तव्य का पालन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। फिर कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्य, राज्य का मतलब भूमि। कह रहे हैं कि धन कहां से आएगा? धन का आधार क्या है? तो भूमि। अगर आपके पास भूमि है तो आपके पास अर्थ है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि राज्यस्य मूलम इंद्रियः जयः, और राज्य का मूल क्या है? मतलब भूमि आपके पास कैसे आएगी? भूमि का आधार क्या है? तो अपने इंद्रियों पर विजय। अगर आपका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है तो आप धरती जीत लेंगे। ठीक है। और फिर कहते हैं कि इंद्रियस्य जय, इंद्रियस्य मूलम विनयः। अगर आपके पास विनय है, दया, प्रेम, करुणा है, तभी आप अपने इंद्रिय पर कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर कहते हैं कि विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, मतलब कि आपके अंदर विनय तभी आएगा जब आप वृद्धों की, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी सेवा करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि सुखस्य मूलम वृद्धोपसेवा। सुख का मूल क्या है? सबकी सेवा करना। जब सबकी सेवा करेंगे तो आपके अंदर विनय आएगा। विनय आएगा तो आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे। इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो आप धरती कमा पाएंगे, भूमि जीत पाएंगे। अब जब भूमि जीत पाएंगे तो आपके पास धन आएगा। धन आएगा तब आप धर्म कर पाएंगे, और धर्म कर पाएंगे तो आप सुखी होंगे। तो कुल मिलाकर के सुख का आधार क्या है? कहां से चल रहा है? वृद्धोपसेवा। लोगों की सेवा करोगे तो सुख मिलेगा। और लोगों की सेवा करने के रास्ते इन्होंने बता दिए कि लोगों की सेवा करने से आप में विनय आएगा। विनय से आप क्या होंगे? अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे। इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो आप धरती जीतेंगे, और धरती जीतेंगे तो आपके पास अर्थ आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी आप धर्म कर पाएंगे, और धर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे। तो सुख का आधार शुरू कहां से हो रहा है? वृद्धोपसेवा, लोगों की सेवा करने से। तो इसीलिए लोगों के मोरालिटी के बारे में इन्होंने कम बातें कही है, लेकिन बहुत अच्छी बातें कही हैं। ठीक है। फिर भी इनका मैक्सिमम जो कंसेप्ट है, थॉट है, वो एक स्टेट के बारे में है कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्रजा सुखे सुखे राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए। ठीक है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नात्मा प्रियम हितम राज्ञः, प्रजा नाम तु प्रिय हितम। राजा को वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा के हित में हो, जो प्रजा की इच्छा हो, न कि अपने हित के लिए कार्य करना चाहिए। तो इनके मैक्सिमम थॉट्स जो रहे हैं वो बेसिकली पॉलिटी पे रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में इन्होंने एक अच्छे नागरिक को बताया है कि एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि एक अच्छा नागरिक क्या होना चाहिए? जो कि धर्म का और नीति का अनुसरण करे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनके थॉट्स को हम लोगों ने देखा। अब इनके विचार में कुछ क्रिटिसिजम्स भी देख लेते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द लिमिटेशंस इन चाणक्यस मोरल फिलोसफी? इट वाज फर्स्ट वाज टू रियलिस्टिक, बहुत ही अधिक रियलिस्टिक है ये। मतलब आइडियोलॉजी को, आदर्श को मानते नहीं है, वास्तविकता में विश्वास करते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ हार्श टैक्सेशन एंड पनिशमेंट। अब टू रियलिस्टिक है, मतलब कहते हैं कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। और वो ऑटोक्रेटिक किंग क्या करेगा? वो चूंकि वो ऑटोक्रेटिक तो है ही, लेकिन वह क्या जानता है कि वह जानता है कि प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, इसीलिए वह हमेशा वेलफेयरिक कार्य करेगा। ठीक है। तो इसीलिए उसको वेलफेयरिक कार्य करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। तो वह अगर मैक्सिमम टैक्स लगाता है तो भी क्या है? जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि उसका एंड्स क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? सभी लोगों का कल्याण। तो सभी लोगों का कल्याण अगर लक्ष्य है, एंड्स है, तो मीन्स में, मतलब माध्यम के रूप में अगर वह थोड़ा ज्यादा टैक्स लगा देता है तब भी सही है। ठीक है। तो यह क्या है?
कि अब वो आम लोग जो कि टैक्स देने की स्थिति में नहीं है, कमजोर हैं, उन पर भी मैक्सिमम टैक्स लगना, इसको भी ये क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जा रहा है, टू रियलिस्टिक हो जा रहा है, टू रिजिड हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंड्स जस्टिफाइंग मीन्स मोरली डिबेटेबल है, बिल्कुल सही है कि सिर्फ जो लक्ष्य है वही साधन को जस्टिफाई कर देता है, वही फिक्स कर देगा कि अगर आपका लक्ष्य प्योर है, लक्ष्य सही है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप गलत साधन अपना लें तब भी सही है। यह बात थोड़ी गलत है। गांधी जी इसके अगेंस्ट है। गांधी जी कहते हैं कि मीन्स एंड एंड्स दोनों प्योर होने चाहिए, साध्य और साधन दोनों सही होना चाहिए। भगवान भी भगवद गीता में भी यही कहते हैं, मीन्स एंड एंड्स दोनों प्योर होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में जब धर्म के सामने संकट उत्पन्न हो जाए तब मीन्स के साथ समझौता किया जाता है, हर समय नहीं। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं कि चाणक्य मीन्स को ध्यान नहीं देते हैं, माध्यम को ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्य सही है तो फिर माध्यम चलेगा, कैसा भी होगा चलेगा। लेकिन इंडियन फिलोसफी में इस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। इंडियन फिलोसफी में इनको थोड़ा रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं नहीं, साधन भी पवित्र होना चाहिए, साधन भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि एथिक्स फॉर स्टेट्सक्राफ्ट नॉट यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। इन्होंने अगला क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने स्टेट के लिए अधिकांश अपनी फिलोसफी दी है, लेकिन लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ज़्यादा बात इन्होंने नहीं करी है। ये एक क्रिटिसिज्म है। और अगला है कि इन्होंने स्टेट को इंडिविजुअल के ऊपर रखा है, मतलब इनके फिलॉसफी के केंद्र में व्यक्ति नहीं है, राज्य है। ये राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को कम महत्व देते हैं। राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कम महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, व्यक्ति के अधिकारों को कुचल दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, बहुत अधिक ताकतवर हो जाएगा, व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान नहीं होगा। तो इसका यहाँ पर भी इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये स्टेट को इंडिविजुअल से ऊपर रखते हैं। जबकि इंडियन फिलॉसफी में कहीं भी बात की गई है तो जहां भी स्टेट का कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, जैसे राम राज्य का कंसेप्ट है, तो राम राज्य का कंसेप्ट क्या है गांधी का, कि यहां पर सभी प्रजा सुखी है। तो केंद्र में क्या है, प्रजा, लेकिन चाणक्य के केंद्र में क्या है, स्टेट। तो यह भी इनका एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो हमने इनका क्रिटिसिज्म भी देख लिया। अब आते हैं कि इनके कुछ फेमस कोट्स हैं जो आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। और एक बात निश्चित है, अगर आप लोगों ने इस एथिक्स सीरीज को देख लिया तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कहीं भी एथिक्स के लिए आप मास्टर हो जाएंगे। और इससे बेस्ट आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये मेरा घमंड नहीं है, विश्वास है कि अगर आप ईमानदारी से इस सीरीज को कर लेंगे तो आपके एथिक्स के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बाकी इस मुझसे जुड़े रहिए, मैं इतना करा दूंगा कि एथिक्स के मास्टर हो जाएंगे आप। ठीक है, और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाता है। इनका पहला कोट्स है कि द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द हाईएस्ट लॉ। कहते हैं ना कि प्रजा सुखे सुखे राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। तो जो सबसे बड़ी लॉ है वो क्या है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। जिस भी माध्यम से लोगों का कल्याण हो रहा है वही माध्यम सबसे अच्छा है, चाणक्य कहते हैं। सेकंड एक फेमस कोट है, द किंग शैल लूज नो टाइम व्हेन द अपॉर्चुनिटी वेटेड फॉर अराइव्स। ये कहते हैं कि समय को पहचानो, अगर मौका मिला तो टाइम वेस्ट नहीं करो, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यह सबको कहते हैं कि सबको क्या करना चाहिए, अपने समय की, अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब अवसर आ गया तो वहां पर चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट इनका है, टेस्ट अ सर्वेंट व्हाइल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अपने सर्वेंट को हमेशा टेस्ट करते रहो, मतलब अपने नौकरों पर भी इतना विश्वास मत करो कि बाद में वह तुम्हें धोखा दे जाए। हमेशा उस पर उसको टेस्ट करते रहो, उसकी जांच करते रहो। तो ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिकल फिलॉसफीज है। इतना प्रैक्टिकल फिलोसफर एंशिएंट टाइम में, जब 4th सेंचुरी BCE में भारत में है, पूरे दुनिया में उस समय कोई ऐसा फिलोसफर नहीं पैदा हुआ था।
बाद में यूरोप में बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फिलोसफर माना जाता है मैकियावेली को, जो मॉडर्न टाइम का फिलोसफर है, और हमारे यहाँ एंशियंट टाइम में ही चाणक्य प्रैक्टिकल फिलोसफी लिख करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चाणक्य के फिलोसफी और मोरल फिलोसफी को समझ लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसके बाद अब चाणक्य से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।